नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली करने पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को दिया है जवाब। मोदी ने कहा कि कांग्रेस समाज में जहर बोती है। सोनिया ने कल ही कहा था कि कुछ लोग सत्ता के लिए जहर की खेती करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जहर की खेती कौन कर रहा है। ये मैडम सोनिया जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। एक दिन पहले ही कर्नाटक के गुलबर्गा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कुछ लोग सत्ता के लिए जहर की खेती कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। मेरठ में रैली करने पहुंचे मोदी ने पलटवार करने के लिए राहुल गांधी के जयपुर अधिवेशन के उस बयान का जिक्र किया जिसमें सोनिया ने राहुल को कहा था कि सत्ता जहर होती है। मैडम सोनिया जी ने राहुल जी को कहा था ना कि सत्ता जहर होती है। कहा था सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा। अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया। ये किसके पेट में जहर गया। ये जहर कौन उगल रहा है। ये जहर कौन उगल रहा है। ये जहर की फसल कौन काट रहा है। ये जहर कौन बो रहा है। हर समय गांधी परिवार को निशाना साधते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। कौन जहर बोल रहा है ये सब जानते हैं और सब राजनीतिक दल उन पे क्यों तोहमत मार रहे हैं और जनता में भी ये बात क्यों है। तो इसलिए जो है वो कुछ भी अपनी सफाई दे, उस सफाई से कोई काम नहीं चलने वाला। मोदी ने कांग्रेस पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया और उदाहरण दिया तेलंगाना में चल रहे विवाद का। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था। बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बनाने गए। आंध्र में भी आग लगी हुई है, तेलंगाना में भी आग लगी हुई है, क्योंकि आप तोड़ो और राज करो की नीति को चला रहे हो। जहर बोने का काम आप करते रहते हो। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार इलाके में पहुंचे मोदी ने वादा किया कि वो सत्ता में आने पर यूपी को दंगा मुक्त बना देंगे। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया शांति, एकता और भाईचारे से जीना है और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं भाई। रायोट्स करवाने में अगर किसी को नोबेल पारितोषिक मिलना चाहिए तो कोई भी उनके लिए सोचना नहीं पड़ेगा दुनिया में। वो मोदी जी उनमें एक्सपर्ट है, कब ये कम्युनल रायोट्स करवाना, कब बंद करवाना। मोदी ने केंद्र की कांग्रेस सरकार से लेकर राज्य की समाजवादी सरकार पर हमला बोला, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहर की खेती कौन कर रहा है। तो आज नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन सवाल यह है कि जहर की ये खेती कौन कर रहा है। इसी पर करेंगे हम आज की ये चर्चा कि आखिर कौन कर रहा है जहर की ये खेती। विकास के मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हो रही। हर पार्टी विकास की बात तो करती है, लेकिन उस पर चर्चा करने से क्यों कतरा रही है। नफरत की राजनीति से चुनावों में किसको होगा फायदा, सवाल ये भी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से अर्जुन मोरवाड़िया साहब मौजूद हैं। अर्जुन मोरवाड़िया जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी ने आज जवाब दिया है आपकी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को और कहा है कि वो खुद कहती हैं कि सत्ता जहर है। तो अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा सत्ता का स्वाद आप लोगों ने ही चखा है, तो फिर जहर बोने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी नहीं। देखो, सत्ता तो जनता देती है, लेकिन ये जिसको नशा आ जाता है उनके लिए जहर है। सोनिया गांधी जो अगर सत्ता में आना चाहती थी तो 1991 में सब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी उनके पास गई थी और कहा था कि ये बड़ा प्रधान पद ग्रहण करिए, लेकिन उस समय नरसिंह राव बड़ा प्रधान बने
और सोनिया जी ने कहा कि मैं भारतीय नारी हूं, सब जानते हैं। सवाल ये है कि सोनिया गांधी कह रही हैं सत्ता जहर है। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री ना बनी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लंबे वक्त तक सत्ता में रही है, तो मोदी उसी को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि फिर जहर तो आप लोगों ने बोया है। देखो, जहर सत्ता को बनाना या लोक कल्याण का काम करवाना ये सत्ताधीशों के पास रहता है। जरूर ये जहर है अगर उसका नशा आ जाए तो। मोदी जी के लिए जहर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहर है, क्योंकि जब भी आए हैं तब वो कुर्सी बचाने के लिए अपने साथियों की कत्ल करवाते हैं, अपने ही साथियों को पार्टी से बाहर कर देते हैं। मैं मोदी जी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यह गुजरात में आए, दंगा कर फसाद तो करवाया, लेकिन अपने खुद के पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, केशुभाई पटेल, काशीराम राणा, AK पटेल, सुरेश मेहता, सबको पार्टी से बाहर कर दिया। हरेन पंड्या की हत्या कर दी। अपने ही साथी संजय जोशी की ये एक महिला के साथ सीडी बना के उनको पार्टी से बाहर कर दिया। और यही सभी में जो आशीर्वाद दे रहे थे LK आडवाणी जी, उनकी बारी थी अभी वड़ा प्रधान बनने की, लेकिन मोदी जी को ये जहर चाहिए था, इसलिए अभी आडवाणी जी की बारी नहीं आई है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं, इसका जवाब ले लेती हूँ मैं। बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता जहर है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का, और कई उदाहरण दिए अर्जुन मोढवाडिया ने। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मोढवाडिया जी को जब आप बुलाएंगे तो यही लाइन बोलते हैं, ये घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। अब सोनिया गांधी जी की गलती है कि नहीं है? सोनिया गांधी जी की लगता है आज तक हिंदी सीखी नहीं, मैंने तो अभी भी देख करके पढ़ती है। बनाने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। अगर सोनिया जी को इतना ही चुनाव था और राजनीति का तकाजा है, अभी भी आपने अच्छा कहा नेहा जी, विकास के मुद्दे पर जब हम विकास की बात करते हैं तो ये संप्रदाय की बात करते हैं, जहर की बात करते हैं। 66 साल में 56 साल राज करते रहे, तो अगर जहर बोया भी समाज में है तो इन्होंने बोया है। और सच बात यह है कि 2002 की ये दंगा याद करते हैं, लेकिन गोधरा कांड में इनके सारे पार्षद जेल में हैं, कांग्रेस का फैलाया हुआ है जिसके रिएक्शन में हुआ। आज तक गुजरात में उसके बाद दंगे नहीं हुए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार तीसरी बार आई, दंगे नहीं हुए, छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। मोढवाडिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोढवाडिया जी 69 में अहमदाबाद के दंगे हुए, 5000 लोग मारे गए। गुजरात में 1 महीना दंगा चला, उस समय कौन था? मेरठ में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनते दंगा हुआ, 2000 लोग मारे गए, कौन था? 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ, कौन ने जौहर दिया था? 89 में बिहार में आप तो ये बताइए कि फिर आप लोग एक तरफ विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप क्यों फिर ये सांप्रदायिकता वाला जहर और इन जो कांग्रेस आरोप लगाती है उसकी सफाई या उन पर दोबारा आरोप लगाने की बजाय आप लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? फिर ठीक है, एक बात बताइए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर रामेश्वर चौरसिया जी, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक युवक ने थप्पड़ मारने की कोशिश की है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। हुड्डा पानीपत में रोड शो कर रहे थे, ये तब की तस्वीरें हैं, और तभी एक युवक उनकी ओर झपटा। वो अपनी गाड़ी में सवार थे, तभी एक युवक झपटा और उसने थप्पड़ मारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी हुई कुछ इस तरह से। वो रोड शो पर निकले हुए थे और उस दौरान एक युवक उनकी तरफ झपटा और उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के पानीपत से, रोड शो के दौरान हुआ है। हरियाणा के सीएम के साथ बदसलूकी हुई और तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से रोड शो पर निकले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उस वक्त एक युवक झपटा उनकी ओर और उसने थप्पड़ मारा। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कौन है ये युवक? देखिए, कमल मुखीजा नाम का ये युवक है और आज हुड्डा अपना एक रोड शो की शक्ल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। जब वो पानीपत के सनौली रोड पर
अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे थे, तभी कह रहे हैं कि कमल मुखीजा नाम का युवक उनकी जीप के ऊपर झपटा और उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि हुड्डा के ऊपर उनका जैसे ही हाथ लगा, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहीं काबू कर लिया और उस का नाम अभी जो बताया गया है वो कमल मुखीजा बताया गया, वो पुलिस की हिरासत में है। हालांकि अभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वजह क्या थी, किस फ्रस्ट्रेशन के चलते उसने मुख्यमंत्री के रोड शो में घुसकर उन पर हमला करने की कोशिश की, उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं था या कोई शरारती तत्व तो नहीं है जिसने किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया है, या फिर किसी वजह से परेशान होकर उसने अपना गुस्सा इस तरह से मुख्यमंत्री पर जाहिर करने की कोशिश की। इन तमाम चीजों की तस्दीक चल रही है, लेकिन परियोजनाओं के उद्घाटन को जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैश करने के लिए पहुंचे थे, उनको सिलसिलेवार तरीके से इन योजनाओं का ऐलान करना था, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसी के चलते आज वो अपने रोड शो के दौरान इस बदसलूकी का शिकार हुए हैं। फिलहाल पुलिस कमल मुखीजा से पूछताछ कर रही है और उनके खिलाफ मुकदमा करना है नहीं करना, इस बारे में आला अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की सलाह भी ली जा रही है। संवाददाता जगविंदर पटियाल जानकारी देते हुए कि कमल मुखीजा नाम का ये युवक है और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस युवक को किस तरह से रोड शो के दौरान थप्पड़ मारा है। इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब रोड शो पर निकले तब बदसलूकी हुई है उनके साथ और इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। चर्चा जारी है हमारी, जहर की खेती कौन कर रहा है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, वो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दें। रोड शो के दौरान हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी एक युवक ने की। आपको बता दें कि इस युवक ने थप्पड़ मारा मुख्यमंत्री को तब जबकि वो रोड शो के दौरान जा रहे थे उस इलाके से, और उस दौरान ये तस्वीरें देखने के लिए मिली जहां बदसलूकी हुई और इस युवक को हिरासत में अब ले लिया गया है। रुक करना चाहेंगे वापस हमारी आज की बड़ी बहस का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन इसके साथ ही बाकी पार्टियों को भी आज जमकर उन्होंने घेरा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब मौजूद हैं। वारसी साहब, समाजवादी पार्टी का नाम बदल दिया नरेंद्र मोदी ने, कहा कि समाज विरोधी पार्टी है और कोई सुरक्षित नहीं है आपके राज में। मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सब लोगों को आज कि 19-20 ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन राज्यों में कुल मिला के 227 सीटें हैं 543 में से, जहां इनकी 1-2 सीट आने की संभावना है अगर वो भी आई, और बाकी अगर हम 543 में से 227 माइनस ठीक है। आप अपने राज्य की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि आपसे हटाकर सत्ता अगर बीजेपी को दी जाए तो दंगे बंद हो जाएंगे। इनकी एंट्री पे जब ये आए हैं, इनके प्रधानमंत्री का नाम प्रपोज हुआ है, उसी के बाद तो दंगे की शुरुआत कराने का काम इन्होंने किया है। तो इन्होंने ही ये बीज बोए हैं, लेकिन दंगे की शुरुआत कराने का काम कहाँ किया है? सब जगह जहाँ जहाँ ये जाते हैं छुटपुट घटनाएं कितनी हो गई। आप अपने प्रदेश की बात कीजिए, आपको पता है अब हम क्या नाम लें, आपको सब बात का संज्ञान में आप लोगों के। लेकिन अखिलेश सरकार विकास का काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज, सड़क 2016 में पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम करने जा रही है समाजवादी पार्टी। कह रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है। अब काम कर रहे हैं। बहन जी इतना कर्जा छोड़ गई थी बिजली डिपार्टमेंट पे, सब उसको उतारा है, सीएम साहब इस पे काम कर रहे हैं, बिजली 24 घंटे दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगों में पूरा सहयोग दिया गया वहाँ की जनता को, परिवारों को 1800 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद हुई। जब पिछली बार आए थे आपके कार्यक्रम में, आपसे वादा करके गए थे, उसके बाद भी घोषणा हुई, राशन पानी हर चीज हर मदद। दंगा कराने का काम गलत लोगों का है जो इस तरह की चीजें करते हैं, तो ये उनका काम है। समाजवादी पार्टी विकास का काम कर रही है और विकास की ओर प्रदेश को लेके जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं। आगे चर्चा करूंगी, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना बनाने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन मुझे बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया भी लेनी है। चौरसिया जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमानों से भी बात कर ले। जेडीयू से हमारे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, सवाल ये कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो एक मुद्दा बार बार उठ के आ जाता है सांप्रदायिकता का, नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से अटैक किया है सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सांप्रदायिकता का सवाल है उससे ही लोगों को लगता है कि वोट जल्दी मिलता है। विकास के मामले में जहाँ जहाँ भी विकास हुआ है उनके मामले में वोट मिलना उतना तय नहीं रहता है जितना कि सांप्रदायिकता के सवाल को भड़का करके वोट मिलता है। हाँ। श्रीमती सोनिया गांधी ने कल मोदी के खिलाफ वहाँ कहा, उसके पहले नरेंद्र मोदी ने कहा। ये दोनों पार्टियां हमेशा जहर बो करके लाभ उठाना चाहती हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी इसका ज्यादा दिन तक लाभ उठाई और अब
मोदी जी भी वही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां इसके लिए जो है वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, लेकिन फायदा इससे किसको होगा? विकास की बात करते हैं लेकिन चर्चा उस पर क्यों नहीं होती? इस पर आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, उनसे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मौलाना यासू अब्बास साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जहर की खेती आखिर कौन कर रहा है। चर्चा जारी है हमारी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासू अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, सवाल यही कि जहर की खेती कौन कर रहा है? देखिए, जहां तक के जहर की खेती का सवाल है, सियासतदानों को चाहिए है कि वो सियासत करें और हिंदू और मुसलमान को आपस में न लड़ाएं। इसलिए कि कहीं के ऊपर हिंदू मारा जाए या कहीं के ऊपर मुसलमान मारा जाए, मारा इंसान जाता है। और देखिए, दंगे हो जाते हैं, इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज इनकी सरकार बन गई, कल उनकी सरकार बन गई। ये सब हिंदुस्तान ने बहुत देखा है, सूबों ने और हमारे मुल्क ने बहुत देखा है। मगर जिस माँ की गोद उजड़ जाती है उस माँ को कोई देखने वाला नहीं होता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि कोई उस माँ की तरफ निगाह नहीं उठा के देखता है कि जिसकी गोद उजड़ गई, जिसके सर का सुहाग लूट गया, उसके घर में सूना हो जाता है, उसके घर में सन्नाटा हो जाता है। चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करते हैं। चाहिए है जी। अब्बास साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि सभी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए समय समय पर इस तरह की राजनीति करते रहते हैं? देखिए, इस तरीके की राजनीति बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो गई है। और इस तरीके की राजनीति से क्या होता है कि छवि खराब होती है, तस्वीर बिगड़ती है। लिहाजा इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए है। सभी दल नहीं, कुछ इसके अंदर दल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस तरीके की सियासत कर रहे हैं। लिहाजा इस सियासत को बंद होना चाहिए है। आप मानते हैं कि विकास पर जो है फोकस करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जिसको समझने की जरूरत है। और अरविंद मोहन जी के पास में जाना चाहूंगी। अरविंद मोहन जी, हमें देखना होगा जो शब्द जिनका प्रयोग हो रहा है, जहर की खेती सोनिया गांधी कहती हैं और सत्ता का जहर कहते हैं नरेंद्र मोदी। कैसे देखा जाए? नहीं, ये दोनों घालमेल हो रहा है। सोनिया गांधी अगर या राहुल गांधी जब भाषण देते थे तो वो सत्ता के जहर की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता के जहर की बात अपने हिसाब से उसको मोड़ के ले आते हैं। असली चीज़ ये है कि 2008 चुनाव में सोनिया गांधी ने ये कहा था कि ये जो हत्यारे हैं मानवता के, वो बयान उनका गुजरात में महंगा पड़ा था। मौत के सौदागर, क्योंकि गुजरात की पॉलिटिक्स में या गुजरात की सोसाइटी में मुसलमानों की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। अब जब पूरे मुल्क के लेवल पे ये चार्ज सोनिया गांधी लगा रही हैं तो एक होशियारी उनके बयान में ये है, क्योंकि मुल्क के काफ़ी इलाकों में मुसलमानों की आबादी निर्णायक है, 20% है, 15% है, उससे ज़्यादा है जहां वो वोट देंगे। तो ये खेल कोई अनजाने में, ये मनमोहन सिंह के बयान में भी आया था, वो भी काफ़ी तीखा बोले थे, ये सोनिया जी के बयान में भी आ रहा है और मोदी उसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जोड़ नहीं रहा है, लेकिन इसमें खतरा ये जरूर है कि इस बार का चुनाव कम्युनलिज्म को ऊपर ले आएगा। जो मिसगवर्नेंस का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, इसका सवाल हम सब लोग मानते थे कि ऊपर इस बार होगा इस चुनाव में। अब लग रहा है कि अगर दोनों प्रमुख प्लेयर खेलने लगेंगे कम्युनल कार्ड, तो फिर सांप्रदायिकता एक मुद्दा जो है वो चुनाव में उभर कर आ सकता है। प्रेम शुक्ला जी से इसका मैं जवाब लेना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी भी यही करने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस की तरफ से सांप्रदायिकता को लेकर हमला हो रहा है तो आप लोग तो दावा करते हैं आपके पास विकास की बहुत बड़ी फेहरिस्त है, आप उसी पर लगे रहिए ना। नहीं, जहर बोने का काम तो कांग्रेस ही कर रही है और कांग्रेस को इस बात का जवाब भी देना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि कश्मीर में किसने जहर बोया, असम में किसने जहर बोया, पंजाब में किसने जहर बोया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कश्मीर में जहर बोया? वो तो पंडित नेहरू ने बोया। असम में क्या जहर भारतीय जनता पार्टी ने बोया? क्या तमिलनाडु में जहर भारतीय जनता पार्टी ने बोया? तो जो जहर बोते हैं वही जहर की फसल भी काट रहे हैं और वही जहर पर चिल्ला भी रहे हैं। ये इस देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मोडवाडिया साहब के पास मैं जाऊंगी। बारंबार कहते हैं, मोदी पर आरोप लगाते हैं और ये कोई सबूत नहीं देते। ये हरेन पंड्या के मामले में कहते हैं कि मोदी जी हत्यारे हैं, तो हरेन पंड्या का मामला जब सीबीआई में जांच पे है तो क्या सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नरेंद्र मोदी के पार्टनर हैं क्या क्राइम में?
मोडवाडिया साहब अरुण जेटली ने ट्वीट करके ये कहा है आप लोगों से, ठीक है मैं पूछ रही हूँ सर सवाल। मोडवाडिया साहब, अरुण जेटली ने ट्वीट करके कहा है कि सोनिया गांधी जब जहर की खेती वाली बात करती हैं तो वो दरअसल ये करने की कोशिश कर रही हैं कि वो मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। उन्हें पता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितने घोटाले हुए हैं, अब इससे कैसे ध्यान भटकाया जाए तो सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को पोलराइज किया जाए। मैं पहले जवाब दे दूं कि हरेन पंड्या की हत्या नरेंद्र मोदी ने करवाई है, मैं नहीं कह रहा हूं। हरेन पंड्या की पत्नी और पिताजी चिल्ला चिल्ला के कह के गए। और दूसरी बात ये कि हरेन पंड्या के जो फेक हत्यारे थे, नहीं मोडवाडिया साहब, हम इस चर्चा को कहां ले जा रहे हैं हम सर? हम बात कर रहे हैं बड़े मुद्दे की, हम उनको रिहा कर दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है सकते हैं। और ये रोज यही आरोप लगाते हैं लोग, इसको गलत। ठीक है, नहीं हम वापस सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती है क्या? आपको भी हिंदी नहीं आती है? नेहा जी, कौन सी भाषा नेहा जी मुझे जवाब देने देंगे आप? हिंदी नहीं आती आपको? आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, वरना आप समझ रहे हैं ये इसी तरह से शाउटिंग मैच बन के रह जाएगा। इस देश के कोई भरोसा नहीं है आपको। मैं आपके पास जवाब देना चाहूंगा, इसका जवाब ले लूं। ठीक है, मैं जवाब देना चाहूंगा। नेहा जी, इसी तरह खत्म हो जाएगी। मोडवाडिया साहब, अरुण ये जवाब देना चाहूंगा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही जवाब देना चाहूंगा। देखो, हत्या की राजनीति, लहू की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लहू में है। गुजरात में दंगा करवा के ही वो सत्ता में आए थे और इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये गौरव यात्रा निकाली थी। और इसकी वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था साहब, आपको ये उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके उपाध्यक्ष इंटरव्यू देते हैं तो वो कोई जिक्र नहीं करते इन सब चीजों का। वो आरटीआई की बात करते हैं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप पलटकर वापस गुजरात और 2002 के दंगों पर आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? मैं चर्चा करना चाहता हूं आज के दिन में गुजरात सरकार ने डिक्लेयर किया है, आज के दिन में डिक्लेयर किया है कि जिसकी आमदनी रूरल एरिया में पर पर्सन 11 रुपये से ज्यादा होगा वो गरीब नहीं होगा, और शहर में 17 रुपये से ज्यादा जिसकी आमदनी है वो गरीब नहीं है। ये आज गुजरात में है। मैं कहता हूं कि जब भारत सरकार प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि 26 रुपये से ज्यादा वाले जो गरीब नहीं माना जाएगा, हमने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन गुजरात सरकार ने तो स्वीकार किया है कि 11 रुपये से ज्यादा वाले पैसा है। क्या उसकी डिबेट गुजरात सरकार तैयार है? मोदी जी उसके लिए डिबेट के लिए तैयार है? जहर की खेती की बात करता है। मैं कहता हूं कि गुजरात में विकास की राजनीति ऐसी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहर की खेती की बात हुई, आपने उन्हें मुद्दा दिया तो वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर, रामेश्वर चौरसिया जी, और आप अपनी भी बात रखिएगा। जब बात होती है उत्तर प्रदेश की, आज गए वहां पर नरेंद्र मोदी, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा यूपी सरकार पर, अखिलेश यादव की सरकार पर। लेकिन सवाल यह है कि इन दंगों में जो विधायक हैं बीजेपी के, उन पर भी आरोप लगे हैं और उनको आगरा में आप लोगों के मंच से सम्मानित किया गया। नेहा जी, पहले भी मैं आपके डिस्कशन में बोला था और आज विद्रोही जी भी पूछ रहे हैं। विद्रोही जी, ये मामला पहले हम शुरू नहीं करते हैं। जब शुरू करते हैं तो मौनम स्वीकार लक्षणम, शुरू करने के बाद हमें जवाब देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। ये आपको याद होगा कि गुजरात में चुनाव चल रहा था, हमने विकास पर चुनाव लड़ा, मनमोहन सिंह जी ने जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। फिर वही अभी नेहा जी जो आप पूछ रही है, आपको मालूम है गुजरात, सुन लीजिए भैया, गुजरात के अब जो मुजफ्फरनगर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। कहा यूपी सरकार ने 16 को, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर ही तो पूछ रही है, सुनेंगे तो बोलूं। 16 लोग नामजद है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री है, बसपा के सांसद है, सपा के विधायक हैं। जानबूझ के भाजपा को बदनाम करने के लिए उसके लोगों का नाम दिया। नहीं, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया ना चौरसिया जी, कहां बरी किया है? एनएसए को लेकर, सिर्फ एनएसए को लेकर सहमति नहीं है कोर्ट की तरफ से, बाकी आरोपों से बरी नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, ठीक है, तो पूरी बात
हाँ, पूरी बात सुन लीजिए। बरी नहीं हुए तो उन लोगों को क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार किया गया? ये तो जानबूझ करके राजनीति करते हैं। दूसरी चीज, मोहन जी बोल रहे हैं कि जब सोनिया जी बोलती हैं तो वो सत्ता का जहर बोलती हैं, लेकिन जब जवाब में नरेंद्र भाई दे दिए तो उनका कम्युनलिज्म की तरफ इशारा है। मोहन जी, आप कौन सा विश्लेषण करते हैं? आप तो विश्लेषक अच्छे हैं, लेकिन आप कैसे इसका विश्लेषण कर दिया? हम तो सांप्रदायिकता शुरू नहीं करते। ठीक है, आप शुरू नहीं करते, लेकिन आप जवाब देते हैं, और आप जब जवाब देते हैं तो फिर उसके बाद विकास के मुद्दे पीछे चले जाते हैं और सांप्रदायिकता का मुद्दा आगे हो जाता है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चर्चा जारी है हमारी, जहर की खेती कौन कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। अर्जुन मोरवाड़िया साहब का कहना है कि सत्ता को जहर या लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना सत्ता में बैठे लोगों के हाथ में होता है। मोदी पर सत्ता का नशा है। रामेश्वर चौरसिया जी का मानना है कि हम कभी जहर की बात नहीं करते हैं, कोई और हम पर आरोप लगाए तो जवाब देना पड़ता है। फैजल वारसी साहब कहते हैं कि मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद से दंगे हो रहे हैं, मोदी जहां जाते हैं दंगे करवाते हैं, हम विकास करते हैं। प्रेम शुक्ला जी मानते हैं कि जहर बोने का काम कांग्रेस कर रही है, कश्मीर से लेकर पंजाब और असम में जहर की खेती किसने की? अरविंद मोहन जी, मैं चाहूंगी बहुत संक्षेप में जो चौरसिया जी ने कहा उसका जवाब आप दें। देखिए, सत्ता के जहर और सांप्रदायिकता के जहर का फर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं हमारे मित्र, तो ये उनका दोष है, ये मेरा दोष नहीं है। लेकिन पार्टी अगर सत्ता के जहर वाली बात को भूल के सांप्रदायिकता के जहर की बात लपक ले और उसी को चलाती रहे तो सारा सुशासन, सारा गवर्नेंस, सारा विकास, सब चीज़ पीछे रह जाता है। जो महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा बना था वो सब खत्म हो रहा है, और यही असल में बीजेपी को सूट करता है। पूरे आर्थिक पॉलिसी के नाम पे वो रामदेव कह रहे हैं कि कैसे काला धन आएगा और टैक्स माफ कर देगा। यही बात सिर्फ चलाते रही है पार्टी, और यही मोदी भी चलाते रहे हैं। कोई अल्टरनेट मॉडल देंगे आर्थिक मामलों में और बाकी मामलों में, इसका कहीं कहीं चर्चा मैं ले जाती हूँ ये अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के पास। आप सहमत होंगे, आप क्या कहेंगे? अरविंद मोहन जी ने जो कहा है कि अगर सांप्रदायिकता की बात सामने आ रही है तो जवाब देने के बहाने ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये सूट करता है। हाँ, मैं उससे सहमत हूँ, और ये सबसे आसान लगता है, इसलिए कि जब विकास की बात होगी तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री और सामने आ जाएंगे, इसलिए ये आसान लगता है। कांग्रेस के लिए भी आसान है और भाजपा के लिए भी आसान है। मैं समझता हूं कि अगर मोदी उम्मीदवार नहीं होते तो कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल था। ये मोदी का उम्मीदवार होना कांग्रेस के लिए आसान हो गया रास्ता। रामेश्वर चौरसिया जी, ये आपकी पार्टी को भी सूट करता है? ये अगर सांप्रदायिकता की बात होती है तो इसका फायदा आपको भी होगा? देखिए क्या है ये सब, देख लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि हमने कभी सांप्रदायिकता की बात शुरू नहीं की, और जेडीयू जो भाषा बोलेगी, जो एसपी बोलेगी, जो मायावती जी की बातें बोलेगी, वही कांग्रेस बोलेगी। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी का बयान आया है कि आप समर्थन वापस कर लो, उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं, केंद्र में इनकी चल रही है, और हमारे सपा के भाई बैठे हुए कह रहे बड़ा विकास हो रहा है। भैया, मोदी जी के नाम की घोषणा करने के पहले आपके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वो बयान दिया है कि 135 दंगे हुए हैं। अब मोदी जी के चले गए, आपको संभाल नहीं हो रहा है तो मोदी हमारे यहाँ तो दूध का भी उत्पादन आपके गुजरात से ज्यादा है। यूपी में आप तो उसमें पिछड़े हुए होंगे, हमारे पास मेट्रो है और अन्य क्या चीजें, आपने क्या किया? यहाँ की सड़कें देख लीजिए, हम तो विकास की बात करते हैं। सांप्रदायिक दंगों के अलावा आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। बोलिए, इंसान से इंसान को लड़ाने का काम करते हैं आप लोग। मोहब्बत सिखाइए लोगों को और अच्छे काम करने का काम कीजिए। सांप्रदायिक और प्रधानमंत्री का सपना भी भूल जाइएगा। आप उत्तर प्रदेश में आइएगा, देखिएगा क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में आपका। हमारे प्रदेश में अच्छा, प्रेम शुक्ला जी भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी अखिलेश यादव विकास के लिए बने कुछ और भी कहते हैं कि वक्त मेरे पास नहीं है उन आंकड़ों को सामने लाने का। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त कम है, चौरसिया जी सुन लेते हैं। आप भी किस सहयोगी पार्टी से कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, संक्षेप में। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही जो है सांप्रदायिक नहीं सेकुलर है तो मोहम्मद आजम खान को पार्टी जरा कैबिनेट से बाहर बैठा दे। उनके ऊपर भी आरोप है सांप्रदायिक दंगे जो मुजफ्फरनगर के हुए, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी वो है। खान साहब पे कोई आरोप अभी साबित नहीं हुआ है जनाब। कौन सा आरोप है बताइए उनका? खान साहब ने ऐसा कोई ना काम नहीं किया। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। उन्होंने ना कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, हमेशा अच्छे काम किया। बहुत बड़े नेता है हमारे पार्टी में। वक्त नहीं है हमारे पास। मोरवाड़िया साहब, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? जहर की खेती वाला बयान आपकी पार्टी की तरफ से ही आया है। खेती भी आप लोग करते हो, उसकी फसलें भी आप बोते हो, काटते भी आप, लोगों तक आप पहुंचाने का काम करते हो, संक्षेप में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी का जन्म ही नफरत की राजनीति में से हुआ। कभी जिंदगी में कभी नहीं कर सकती वो
विकास की बात जरूर करेगी, लेकिन ये फिर वही बात हो रही है विजय, बहुत संक्षेप में फायदा किससे होता हुआ दिख रहा है? अगर इससे वाकई में फायदा होना तभी उसकी राजनीति चलेगी। अगर वो नहीं करेगी सब कर रहे हैं, लेकिन नीलकंठ बनने के लिए कोई तैयार नहीं। वही जहर अगर हम यूपी की बात करें, एक पार्टी के राज में 100 से ज्यादा दंगे होते हैं, किसी कलेक्टर एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और दुर्गा नागपाल वाला केस होता है। अगर इसी यूपी की बात करें तो क्यों मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद ये क्यों कहा जाता है कि एक पार्टी विशेष को एक तरफा लाभ होगा, और चुनावी सर्वे आता तो पता लगता उस पार्टी विशेष को लाभ हो रहा है। तो ये सब एक बड़े सवाल है जिनके जवाब जनता चाहती है। और सवाल यह भी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति, ये विकास के मुद्दों को पीछे करने की कोशिश नहीं है तो और क्या। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।